हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी चीफ की दावत। इस कहानी को लिखा है भीष्म साहनी ने और इनकी कहानी संग्रह पहला पार्ट में ये कहानी संग्रहित है। इस कहानी संग्रह में यानी पहला पार्ट कहानी संग्रह में टोटल 15 कहानी है। भीष्म साहनी का पहला जो कहानी संग्रह है वो है भाग्य रेखा और दूसरा कहानी संग्रह पहला पार्ट है जो कि 1957 में इनकी कहानी संग्रह ये आई हुई थी। इसके पहले भी हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कई कहानियों को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर चुके हैं और इस कहानी को भी हम वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट कथन होगा, नाम होगा, स्थान होगा, उन सबको हम हाईलाइट कराते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी चीफ की दावत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि कोई चीफ हैं जिन्हें दावत दिया गया है। इस कहानी में कोई चीफ हैं जिसे दावत दिया गया है। ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो अब आगे बात होती है क्या, वो हम देखेंगे कि आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। किसके घर थी? मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। इतने व्यस्त थे दोनों लोग कि सामनाथ को और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल काम में अपने इतने ज़्यादा मशगूल थे कि क्या पहनी थी? ड्रेसिंग गाउन पहनी थी, उलझे हुए इनके बाल थे जो कि जूड़ा बना के रखी थी। इस प्रकार से इनका पहनावा था और ये घर के कामों में व्यस्त थी और उसमें जो हेल्प कर रहे थे इनके पति सामनाथ। आगे है कि आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। तो कब तक तैयारी होने लगी? 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल मतलब पूरी होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान जो भी घर में आप जनरली घर में देखते हैं बहुत फालतू सामान इधर उधर पड़ा रहता है, वो सब अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। अमूमन आप मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली में आप देखेंगे कि घर में जो भी टूटा फूटा सामान, बिखरा सामान रहता है वो किसी के आने के पहले ही पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, इन सब जगहों पर छुपा दिया जाता है और उसे किसी कपड़े से अच्छे से ढक दिया जाता है। और यही चीज़ सामनाथ के घर में भी हो रहा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। इनके सामने एक समस्या आ गई कि माँ का क्या होगा, कि सारा सामान तो छुपाया जा चुका पर माँ का क्या होगा। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। इसके पहले इस बात की ओर ना उनका ध्यान गया और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो अपनी पत्नी की ओर घूमकर बोले कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। उनकी पत्नी क्या कहती हैं कि इनके सहेली के घर भेज दो, रात भर वहीं रहें और सुबह होते होते अपना आ जाएंगी। आगे है कि सामनाथ सिगरेट में मुंह रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपना काम निपटा लें। सामनाथ ने कहा कि भाई उनकी जो सहेली है उसका आना जाना बहुत मुश्किल से हमने बंद करवाया है और एक बार भेज कर फिर से हम उसका आना जाना स्टार्ट नहीं करवा सकते। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। जो सामनाथ ने कहा वो उनकी पत्नी को भी पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी,
जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो कह रही हैं कि भाई अगर वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, जैसा कि अमूमन होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें रात में खर्राटे आने लगते हैं, रात के सोते समय उन्हें आवाज़ें आने लगती हैं गले से। तो ऐसा सामनाथ की माँ के साथ भी होता रहा, जिसकी वजह से उनकी धर्म पत्नी ने उनको याद दिलाया कि ऐसा करने से भाई अगर वो सो गई खा पी के, अगर उन्हें हम अपने कमरे में भेज दिए पर फिर भी अगर वो सो गई तब क्या होगा, अगर इन्हें खर्राटे आने लगे तो खर्राटे तो बाहर तक आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहें। और क्या कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। और जो सो गई तो सामनाथ की वाइफ कह रही हैं अगर सो गई तो क्या किया जाएगा, डिनर का क्या मालूम कि कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। अपने पति को कह रही हैं कि 11 बजे तक तुम ड्रिंक ही करते रहते हो, तो क्या पता कब तक हमारा डिनर चले। सामनाथ अपनी बुराई सुनकर कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। कह रहे हैं कि जब ये अपने दूसरे बेटे के पास जा रही थी तो तुम रोक कर गलती कर दी। अब आगे सामनाथ की वाइफ क्या कह रही, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। आखिर उन्हें एक सुझाव दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देख माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए, जैसा कि बूढ़े बुजुर्ग सोचते हैं कि जो घर में हो रहा है वो अच्छे से वो काम संपन्न हो जाए। आगे क्या होता है कि माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम से निबट लेना। अच्छा बेटा। ये सब उनके माँ के बीच का संवाद हो रहा है। आगे है कि और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गूसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो जाना। कहते हैं और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। तो गले से आवाज़ आती है। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गूसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुझलाने लगी। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। ऐसा सामनाथ कह रहे हैं अपनी माँ से। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? तो उनकी माँ क्या कहती है कि जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियों कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने,
मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। जो भी इनके घर में साज सजावट हो रही थी वो किसके अनुसार हो रही थी? सामनाथ के अनुसार। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उन्होंने अपनी माँ को किस रंग का या कैसा कपड़ा पहनने के लिए बोला? तो उन्होंने सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए बोला अपनी माँ को। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गईं। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहो, कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। यानी इतना मेहनत जो हमने किया चीफ को खुश करने के लिए, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। आगे है कि माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। अब जब उन्होंने अपना पूरा हुलिया चेंज किया तो पहले से कुछ कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हों तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करें सामनाथ। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, सामनाथ की माँ ने बताया। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामनाथ को कौन सी बात उन्हें अपनी माँ की तीर की तरह लगा। तो उन्होंने क्या कहा? सब जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य उन्हें तीर सा लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। सामनाथ कह रहे हैं कि मैं जब मेरे लिए जो जेवर बिका है उससे मैं कुछ बन के ही आया हूँ, कुछ काबिल ही बना हूँ, कोई गधा ही बन के नहीं आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। वो अपनी माँ को ऐसा बोल रहे हैं। माँ क्या कह रही है आगे कि मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए कि माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। सामनाथ बता रहे हैं। तो उनकी माँ क्या कह रही हैं कि मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा कुछ। 7 बजते बजते, समय भी आपको याद रखने है कि कब क्या घटना हो रही। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। किसे देखकर दूर से? अंग्रेज को। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। आगे है, यह तो अमेरिकी है, जो चीफ है वो क्या है? अमेरिकी है। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। आगे है कि एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आजकल कि साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया, कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए। साहब जो हैं वो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए, क्योंकि उन्हें नशा होने लगा। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी।
बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। ये कौन है? जो चीफ की वाइफ है। उनका ड्रेस कैसा था? वो काला गाउन पहने हुई थी, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट पाउडर की महक से ओतप्रोत हो रही थी। आगे है, और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। जैसा कि सामनाथ की स्त्री ने पहले ही बता दिया था कि जब आप लोग पीना स्टार्ट करते हैं तो 11:11 बज जाते हैं, तो उसी क्रम में 10:30 बज गए। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षणभर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूलने लगता सिर। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त दिख रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे, इसीलिए उन्हें थोड़ा अदब, थोड़ा लिहाज था। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। आगे है कि माँ तुम जाके सो जाओ, क्यों तुम इतनी देर तक जाग रही थी? सामनाथ कह रहे हैं, और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। सामनाथ कहते हैं कि माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। ये भी आपको प्रश्न याद रखना है, इम्पॉर्टेंट कथन है कि जब चीफ ने माँ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो माँ ने कौन सा हाथ मिलाया? तो उन्होंने बायां हाथ मिलाया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरियों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ जो हैं वो माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। सामनाथ कह रहे हैं कि कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। वो आंसर बता रहे हैं कि आप ऐसा कहिए। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। देखिए, जो पुराने समय की जो स्त्रियां हैं, जो दादी हैं, नानी हैं, ये लोग जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं उनकी बात अलग है, पर जो पढ़ी लिखी नहीं है आप उन्हें देखेंगे कि वो शब्द को उस तरीके से नहीं कह पाती जिस तरीके से उन्हें बताया जाता है। जो वर्ड रहता है उस तरीके से उस वर्ड को नहीं कह पाती। तो सामनाथ की माँ भी हाउ डू यू डू को हाउ डू डू उन्होंने बोल दिया। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती हैं, यानी शर्माती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद थे।
तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। ऐसा किसने पूछा? चीफ ने। ये भी आपको याद रखना है। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। आगे सामनाथ, वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे ही सुना दो। ऐसा कौन कह रहा है? सामनाथ कह रहे हैं। देसी अफसर और इनकी स्त्रियां इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरों को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश दिया, भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और छीड़ दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। कौन सा गीत सामनाथ की माँ ने गाया, ये भी आपको याद रखना है कि ये पुराना एक विवाह का गीत गाने लगी। क्या गा रही थी? हरियाणी माए हरियाणी भरड़े, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्री खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। ये आपको गाना भी याद रखना है कि कौन सा गाना इन्होंने गाया, और ये भी याद रखना है कि सामनाथ ने किस गाने को गाने के लिए सुझाव दिया। आगे क्या है कि बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच जो है वो प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? ये प्रश्न पूछा चीफ ने। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। सामनाथ कह रहे हैं। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? सामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। सामनाथ ने क्या बताया कि लड़कियां जो हैं वो गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? जब सामनाथ समझा रहे थे, चीफ को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, क्या घर में कोई पुरानी फुलकारी है? माँ चुपचाप अंदर गईं और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाईं। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वो अपने चीफ को सामनाथ खुद ही बोले कि वह ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के फुल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते हों। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दरवाजे से सट कर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी।
घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद ना आ गई, क्यों वह उगने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। यह भी आपको याद रखना है कि सामनाथ की माँ ने स्वयं को कहाँ भेजने के लिए कहा था? तो उन्होंने कहा था हरिद्वार भेजने के लिए। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी फिर तनाव के बल पड़ने लगी। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट आईं। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। सामनाथ की माँ कहती है, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? सामनाथ कह रहे हैं कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो या बनी बनाई ले लो, रेडीमेड ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई और फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। ऐसा सामनाथ अपनी माँ को समझा रहे हैं। और माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले थोड़े ही हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट कहानी में।